सो वेलकम टू अवर चैनल ऑल डियर फ्रेंड्स। आप सभी ने पिछली वीडियो में इसकी कुछ क्लासेस देखी होंगी जिससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हमने क्या इसमें पढ़ा है ना, ग्रामर से संबंधित क्या चीज़ें आपने इसमें देखी और जो आपको चीज़ें दी गई थी उन्हें आपने समझा होगा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण वीडियो पिछला आपको डाला गया था जिसमें हम देखें तो रस था, छंद था, अलंकार था और इत्यादि ग्रामर उसमें डाली गई थी। उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी आपको उसमें दिए गए थे। ठीक है, आपने उनको पढ़ा होगा है ना। चलिए अब इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए अगली वीडियो देखते हैं। तो इसमें आपको देखिए एकांकी, नाटक, कहानी, उपन्यास इत्यादि चीज़ें देखने इसमें मिलेंगी हमें, है ना। तो ये सब चीज़ों को क्या है हम अच्छे से समझेंगे क्योंकि यहाँ से लगभग बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आना तय होता है ना। तो आपको क्या है इसमें आसानी से क्वेश्चन मिल जाएगा और बड़ी सरल भाषा में और सटीक है ना आपको ये चीज़ें दी जा रही हैं जिससे आप आपके एग्ज़ाम में आसानी से कर पाएंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं और प्रारंभ करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल से। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की परिभाषा, क्वेश्चन देखिए ध्यान से है ना। और हिंदी निबंध साहित्य को किन किन वर्गों में विभक्त किया गया है उनकी कालावधि सहित यहाँ पर आपको लिखना है। चलिए बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। देखिए रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यदि गद्य कवियों की कसौटी है, ध्यान दीजिए, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ठीक है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है मतलब गद्य कवियों के द्वारा ही यहाँ पर चलेगा तो निबंध जो है गद्य में आएगा। निबंध जब लिखा जाएगा किस में बताएंगे, गद्य में बताएंगे, है ना। तो गद्य जो होता है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण है हमारे लिए कवियों के नज़रिए से और उसके निबंधों के नज़रिए से, है ना। तो ये परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दी गई है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, है ना। आगे देखिए हिंदी गद्य साहित्य के विकास क्रम को 4 युगों में बांटा गया है ना, 4 युगों में। अब पहला युग है आपका भारतेंदु युग। तो पहला युग है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में बांटा गया 1850 से 1900 तक के समय को। ठीक है, द्विवेदी युग कहा गया 1900 से 1920 तक का जो समय है। शुक्ल युग आएगा 1920 से 1940 तक और शुक्लोत्तर युग जो आएगा 1940 से 1940 के बाद। ये जो 4 वर्गों में बांटा गया है ना, इस विकास क्रम को आपको देखना है तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आपको अगला क्वेश्चन इसमें देखने मिलेगा, आपके एग्जाम में ये पहले पूछा जा चुका है। किन्हीं 4 नाटककारों के नाम और उनके नाटककार आपको बताने हैं। चलिए तो आपके जो नाटककार हैं पहले हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने नाटक लिखा है कौन सा, ध्रुव स्वामिनी। कौन सा नाटक लिखा है इन्होंने, ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, सेठ गोविंद दास इन्होंने लिखा है कर्तव्य। तो सेठ जी जो होते हैं ये अपने कर्तव्य के प्रति बिल्कुल निष्ठावान होते हैं, है ना। आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र जी जो हैं ये कहा क्या लिखा है इन्होंने, कोणार्क लिखा है। क्या लिखा है, कोणार्क। तो कोणार्क का एक मंदिर है, ध्यान रखेंगे, वहाँ पर जगदीश कौन जाते हैं, जगदीश जी, ठीक ना। तो जगदीश जी कोणार्क का सूर्य मंदिर है उड़ीसा में, वहाँ पर इन्होंने देखा ही, ये ध्यान रखिए आप। तो ये नाटककार हैं आपके और उनसे संबंधित क्या है आपके पास में उनके नाटक हैं। ठीक है, ध्यान देना है आपको इन पर। चलिए तो अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार एकांकी की परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए जरा और उनके एकांकी और एकांकीकारों के नाम लिखिए। ठीक है, राम कुमार वर्मा ने एकांकी का प्रस्तुतिकरण किया है तो अपनी भाषा में उन्होंने एक यहाँ पर वर्णित की परिभाषा को क्या कहा है, देखिए राम कुमार वर्मा क्या कहते हैं इनके अनुसार। एकांकी एक ऐसी घटना है, ध्यान दीजिए, एकांकी एक ऐसी घटना है जिसका जिज्ञासापूर्ण एवं कौतूहल में नाटकीय शैली में चरम विकास होकर अंत होता है। जिज्ञासापूर्ण और कौतूहल में नाटकीय शैली में चरम विकास होकर क्या होता है, अंत होता है। पहले उसे क्या किया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, बड़ा चढ़ाकर उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, फिर बता करके उसको धीरे धीरे क्या किया जाता है, उसका अंतिम लक्ष्य साध दिया जाता है ना। तो ये आपका क्या कहलाता है, एकांकी कहलाता है। आप आगे अंतर भी पढ़ेंगे एकांकी और कहानी में अंतर, ठीक ना। तो ये आपके लिए वहाँ और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल इनकी जो सटीक परिभाषा है हमें याद रखनी है।
अब एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर। चलिए, तो अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे, ये नाटककार भी जगदीश चंद्र माथुर और इनका नाटक है कोणार्क, है ना। तो इन्होंने एकांकी भी लिखा है और एकांकी के बारे में क्या बताया इन्होंने, भोर का तारा। चलिए, तो आप ऐसे भी इसे देख सकते हैं कि जो जगदीश चंद्र माथुर हैं इन्होंने एकांकी लिखी है, क्या लिखी है, भोर का तारा। ये सबसे पहले कहाँ गए, कोणार्क गए, कोणार्क में इन्होंने क्या देखा, भोर का तारा देखा, एकांकी के लिए देखा था इन्होंने। तो भोर का तारा में आपको क्या बताना है, इनको एकांकी बताना है, ठीक है। राम कुमार वर्मा इन्होंने ही इसको डिफाइन किया है, इन्होंने ही इसको क्या किया है, प्रस्तुत किया है। इन्होंने क्या लिखा, चारु मित्र। चलिए, बहुत अच्छी रचना है इनकी, ये बहुत अच्छी एकांकी है। तो ये मित्र हो गए, एकांकी के क्या हो गए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा मित्र हो गए, ठीक है। चलिए, याद रखेंगे चारु मित्र एकांकीकार हैं जो हैं वो कौन है, इसके राम कुमार वर्मा जी है। उपेंद्रनाथ अस्क सूखी डाली, एकांकी में एक डाली है जो कैसी है भैया, सूखी है। कैसी डाली है, सूखी डाली है एकांकी में, ठीक है, आपको याद रखना है ये। चलिए, तो ये आपका एकांकीकार और एकांकी उनकी और एकांकी की परिभाषा, ये कंप्लीट क्वेश्चन है आपके लिए। वहाँ जो भी 2 या 3 नंबर में आया आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आपका अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नाटक और एकांकी में अंतर। चलिए, बड़ा धमाकेदार क्वेश्चन है, अक्सर ये पूछ लिया जाता है और पूछा जाता रहा है आपके लिए, ठीक है ना। नाटक और एकांकी में अंतर आपको बताना है। देखिए, नाटक और एकांकी, नाटक में कई अंक होते हैं जबकि एकांकी में मात्र एक ही अंक होता है। ध्यान दिया आपने, नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होता है। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है ना, पात्र जो होते हैं, है ना, इनकी संख्या क्या होती है, अधिक होती है, जबकि एकांकी में पात्रों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। एकांकी में पात्रों की संख्या क्या होती है, अपेक्षाकृत कम होती है, ठीक है। नाटक में आधिकारिक कथा वस्तु के साथ साथ अनेक प्रासंगिक कथाएं भी होती हैं। नाटक में जो आधिकारिक वस्तुएं हैं, जो अनेक आधिकारिक कथाएं हैं, उनके साथ कई प्रासंगिक कथाएं भी होती हैं, यानी उनसे जो संबंधित चीज़ें हैं वह भी उसमें नाटक में डाल दी जाती हैं। लेकिन जो एकांकी है, एकांकी केवल मूल कथा पर ही काम करती है, मूल कथा पर ही इसमें वर्णित किया जाता है, ठीक ना। नाटक एक दृश्य काव्य है, नाटक एक दृश्य काव्य का बृहद रूप है, यानी बहुत बड़ा अंश है देखने के लिए। दृश्य काव्य यानी होता देखने वाला काव्य, जबकि एकांकी दृश्य काव्य का एक लघु रूप है। ध्यान दिया, दोनों ही दृश्य काव्य हैं, दोनों को ही देखा जाता है ना। एक होता है दृश्य काव्य और एक होता है श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य में यहाँ पर हम देखते हैं और श्रव्य काव्य में सुनते हैं, ठीक है। तो दोनों ही दृश्य काव्य हैं, ये वृहद रूप है और ये लघु रूप है, ठीक है ना। आपको वहाँ पर जितने नंबरों में पूछा जाए आप उतने अंक में लिख करके उतने पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है, आसानी से तो लिख देंगे आप। चलिए, आगे चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, हिंदी में उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, उनके उपन्यासों के नाम लिखिए। चलिए, शानदार क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। हिंदी में जो उपन्यास सम्राट हैं वह है मुंशी प्रेमचंद्र। किसको कहा गया, मुंशी प्रेमचंद्र। ये बेहतरीन उपन्यास सम्राट हैं, साथ में कहानीकारी बड़े जबरदस्त हैं, है ना। फटाफट इनकी कोई 2 कहानी मुझे कमेंट करके बताइए, इनकी कहानियों के नाम क्या क्या हैं, है ना। आगे देखते हैं जरा। तो उपन्यास सम्राट का नाम आपको ध्यान रखना है मुंशी प्रेमचंद्र। ये कई बार ओटी में भी पूछा जा चुका है। उनके उपन्यास देखें क्या क्या है, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, गबन। तो कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, गबन, सेवा सदन, ये सभी इनके उपन्यास हैं, ठीक है। तो उपन्यास सम्राट कौन है, हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी कहानीकारों के नाम, आधुनिक हिंदी कहानीकारों के नाम और उनकी एक कहानी लिखी है। चलिए देखते हैं, तो कहानीकार और उनकी कहानियां कौन कौन सी है। ध्यान दीजिए, यहां पर आपको क्या करना है, एक तो कहानीकार होनी चाहिए और दूसरी बात उनकी कहानी होनी चाहिए, कोई भी रचना नहीं। जैसे कई जो लेखक हैं, कवि हैं हमारे, कई उन्हें कहानी लिखी है, कई उन्होंने नाटक लिखे हैं, कई उन्हें उपन्यास भी लिखे हैं। तो आपसे पूछा गया है कहानीकार और उनकी कहानी, क्लियर है, कहानीकार और उनकी कहानी। चलिए, तो कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी, है ना, इनकी कहानी है उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा जी से कोई कह रहा है तो उसने कहा था, प्रेमचंद्र, है ना। क्या कहानी है इनकी, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, फूस की रात, ये इनकी बड़ी प्रसिद्ध कहानियां हैं, पढ़ने में बड़ा आनंद आता है इनकी कहानियों को। ध्यान दीजिए, है ना। तो प्रेमचंद्र की कहानी आपने लिख दी पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर। मन्नू भंडारी को सजा दी गई भैया, तो क्या की गई, भंडारी को क्या दी गई, सजा, ठीक है, ध्यान देंगे आप। तो ये आपके आधुनिक कहानीकार और उनकी कहानियां हैं।
इन्हें आप अच्छे से देखेंगे, बार बार समझेंगे, आसानी से याद हो जाएंगे। बड़ी सिंपल और बेहतरीन चीज़ें। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो कहानी और उपन्यास में अंतर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहानी और उपन्यास में अंतर। चलिए देखते हैं जरा, आपके बोर्ड एग्जाम में ये कई बार पूछा जा चुका है, तो एग्जाम की दृष्टि से तो ये बहुत ही मोस्ट है ना। चलिए, कहानी और उपन्यास में अंतर। कहानी, देखिए कहानी का शाब्दिक अर्थ है कहना, अर्थात जो कुछ भी कहा जाए कहानी है। साधारण बोलचाल की भाषा में हम रोज कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, किसी ना किसी के बारे में चर्चाएं करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, ये सब कहानियां हैं। एक प्रकार की क्या हो जाती हैं, कहानियां। अगर इसी चीज़ में हम जब बोलते हैं उसी में कुछ थोड़ा सा और लंबा कर दिया जाए उसको, ठीक ना, तो वो एक प्रकार की कहानी बन जाती है। तो देखिए ना, क्या कहा है, कुछ भी कहा जाए क्या है, कहानी है। उपन्यास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस न्यास, उप प्लस न्यास से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है पास में रखा हुआ। तो ये हमने दोनों में पहला अंतर कर दिया है। कहानी का अर्थ है कुछ कहना, कुछ कहा जाए, जबकि उपन्यास है पास में रखी हुई कोई भी वस्तु। ठीक है, कहानी में मानव जीवन की किसी एक प्रभावशाली घटना का वर्णन होता है। ध्यान दीजिए, कहानी, अच्छा हम किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में तब बात करेंगे उसका बहुत अच्छा प्रभाव होना चाहिए। उसका क्या हो, बहुत अच्छा प्रभाव हो, प्रभावशील हो वह चीज, या तो उस बहुत अच्छी हो या बहुत बुरी हो। अब प्रभाव किसी भी तरीके से हो सकता है, बात समझिए आप, है ना। तो किसी जीवन की किसी एक प्रभावशाली घटना का यहाँ पर वर्णन होगा, कहानी है। उपन्यास मानव जीवन के बृहद स्वरूप को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें उपन्यास में मानव जीवन का बड़ा स्वरूप दिखाई देगा, है ना। जीवन का जो संपूर्ण जीवन है उसका, उस जीवन के बड़े बड़े जो चीज़ें हैं उसके बारे में, उसने जो घटनाएं घटित की हैं अपने जीवन में, उसके बारे में हमको बताएगा। ये उपन्यास है। ठीक है, कहानी का आकार छोटा, पात्रों की संख्या सीमित होती है। बात समझिए, कहानी का आकार क्या होता है भाई, छोटा, और पात्रों की संख्या क्या होती है, सीमित होती है। ठीक है, उपन्यास का आकार बड़ा और पात्रों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, आपको ये वाला पॉइंट इससे कनेक्ट करना है। इसमें जीवन की प्रभावशाली घटना है। अब जब प्रभावशाली घटना है तो आकार छोटा होगा। प्रभावशाली घटना है, प्रभाव कुछ समय का कुछ है ना सीमित रहता है, पात्रों की संख्या भी क्या रहती है, कम रहती है। ठीक ना, जबकि इसमें आकार बड़ा होता है, पात्रों की संख्या भी क्या होती है, अधिक, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आपको ये प्रश्न ध्यान देना है आपको। चलिए आगे आते हैं हम, है ना। ये सभी प्रश्न जो आपको मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पिछले कई परीक्षाओं में, ये है ना। मोस्ट है आपके लिए हिंदी का ये मैटर। चलिए, आत्मकथा क्या है ना। आत्मकथाओं के नामोल्लेख करते हुए उनके लेखकों के नाम और उनकी विशेषताएं बताइए। चलिए, तो कुछ कहा इन्होंने, आत्मकथा क्या है हम आगे पढ़ेंगे, आत्मकथा और जीवनी में अंतर। फिलहाल देखते हैं आत्मकथा, है ना। आत्मकथा के बारे में आप सभी जानते होंगे, तो एक बार मैं यहाँ पर वर्णित कर देता हूँ इसको। भाषा के माध्यम से स्वयं अपने जीवन को प्रस्तुत करना। क्या शानदार बात कही इन्होंने, भाषा के माध्यम से, यानी भाषा का ख्याल रखना है आपको, अपने जीवन के अनुभवों को, अपने जीवन को प्रस्तुत करना, अपने जीवन को खुद के बारे में ही बता देना सब कुछ, ये आत्मकथा है। हम खुद की चीज़ों का वर्णन करते हैं, क्या कहलाती है ये, आत्मकथा कहलाती है। खुद के जीवन की जो घटनाएं घटित हुई हैं, आत्मकथा है। जैसे कई बार हम हमारे मित्रों के बीच में खुद की घटनाएं बताते रहते हैं, ठीक है ना, आत्मकथा है ये। चलिए, आत्मकथा का आत्मकथा के जो लेखक हैं और आत्मकथाकार हैं ये कौन कौन है, देखिए। पहला, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो पहले हैं हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये कहते हैं कुछ आप बीती कुछ जग बीती। क्या लिखा है इन्होंने, याद करने में भी हमें सहूलियत है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, खुद की बात कर दी, आप मतलब खुद की बात कर दी, और कुछ जग की बात कर दी इन्होंने, ठीक है ना। बाबू गुलाब राय, मेरी असफलताएं। तो बताइए, इन्होंने आत्मकथा तो लिखी लेकिन असफल हो गई, ठीक है, याद करने के लिए अच्छा है। तो मेरी असफलताएं, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं। एक गाना याद आ रहा है आपको, इनका सॉन्ग है, बड़ा शानदार सॉन्ग है ना। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक। चलिए, तो ये इनकी क्या है, आत्मकथाएं। ये तीनों आपको लेखक याद रखना है। वहां पर आपको 2 पूछे 3 पूछे आपके सामने, ज़्यादा नहीं पूछेगा, क्योंकि अब यहाँ से उन्होंने नंबर कम कर दिए हैं, 2 नंबर में ये देने लगे हैं चीज़ें आपको, ठीक ना, 3 नंबर में हद से हद। चल, अब इनकी विशेषताएं देखिए जरा, क्या कहा है इन्होंने। पहला, यह लेखक के द्वारा स्वयं की लिखी जाती है, यह लेखक के द्वारा स्वयं ही लिखी जाती है। आत्मकथा लेखक की स्वयं की, खुद के ही द्वारा लिखी जाती है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। इसमें लेखक के स्वयं के गुण दोषों की विवेचना होती है। बात समझ गए, इसमें लेखक के, यानी जो लिखने वाला है इसलिए उसे लेखक कहा गया है, उसके स्वयं के गुण और दोष होंगे, उसके स्वयं की जीवन की किसी मार्मिक घटना का
चित्रण किया जाएगा, ऐसा पॉइंट लिख सकते हैं आप, ठीक ना। तो ये आत्मकथा है, आत्मकथा खुद के जीवन पर खुद के ही द्वारा लिखी जाती है, इसमें लेखक हम खुद ही होते हैं, ठीक। चलिए अब आगे आते हैं, जीवनी किसे कहते हैं, जीवनी का है ना नाम बताना है आपको। चलिए तो जीवनी, जैसे आपने आत्मकथा देखी, आत्मकथा व्यक्ति की खुद की होती है, जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति की होती है, ठीक। किसी व्यक्ति के जीवन को प्रस्तुत करना जीवनी है, यह किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है और अमृत राय द्वारा लिखी गई है, कलम का सिपाही। चलिए तो इसे समझते हैं जरा, जीवनी क्या होती है। जीवनी में जो लेखक होता है वह दूसरा होता है और जो जीवनी होती है वो किसी और की होती है, बात समझ गए आप, है ना। तो जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की लिखी जाती है, जीवनी कहलाती है। आत्मकथा हमारी खुद की, हमारे खुद के द्वारा लिखी जाती है, समझ गए आप। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर अमृत राय जो हैं इन्होंने लिखा है कलम का सिपाही, ये इनकी प्रसिद्ध जीवनी है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब देखिए वेरी मोस्ट है आपके लिए इंपॉर्टेंट मानना, आपको ऐसा कैसा छपा भी मिल सकता है क्वेश्चन, क्या कहा है, आत्मकथा और जीवनी में अंतर, है ना। बड़ा ही शानदार ये आपका उत्तर है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट है, आत्मकथा और जीवनी में अंतर लिखिए। क्या कह सकते हैं हम इसमें, देखिए जीवनी और आत्मकथा, किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन को प्रस्तुत करना, किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन को प्रस्तुतिकरण यहाँ पर देना है तो क्या कहलाता है, जीवनी कहलाती है, बात समझ गए। अभी जैसा कि हमने बात किया था इस पर, दूसरे व्यक्ति के बारे में बताना ही क्या है, जीवनी है। व्यक्ति के खुद के जीवन को प्रस्तुत करना, अपने ही जीवन को प्रस्तुत करना, व्यक्ति के खुद के जीवन को प्रस्तुत करना क्या है, आत्मकथा है। जीवनी में लेखक तटस्थ रहता है, वह अपनी प्रक्रियाएं व्यक्त नहीं करता, ठीक है ना। जीवनी में लेखक कैसा रहता है, तटस्थ रहता है। जीवनी में लेखक तटस्थ रहता है, उसकी खुद की प्रक्रियाएं उसमें नहीं होती हैं, क्योंकि वह दूसरे व्यक्ति की लिखता है तो दूसरे की प्रक्रियाएं उसमें होती हैं। जबकि यहाँ पर आत्मकथा में लेखक तटस्थ नहीं रहता है, वह अपने जीवन पर पड़े विभिन्न प्रभावों का उल्लेख करता है। आत्मकथा में व्यक्ति खुद के जीवन के बारे में खुद की दशाएं वर्णन करता है, तो इसलिए वह खुद की आसानी से उल्लेख करने में उसे सक्षमता मिलती है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, जीवनी की प्रामाणिकता, जीवनी की प्रामाणिकता आवश्यक है, यानी कि जीवनी को प्रामाणिकता की आवश्यकता पड़ती है, जीवनी को यहाँ पर प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति की है, समझ रहे हैं ना आप। अब आत्मकथा को प्रामाणिकता की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब आत्मकथा को सिद्ध करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आत्मकथा व्यक्ति की खुद के द्वारा लिखी गई, भाई किसके द्वारा, व्यक्ति की खुद के द्वारा, तो उसमें जो प्रूव्ड है वो खुद ही है सामने वाला, ठीक है ना। जबकि जीवनी में आपको क्या करना पड़ेगा, जीवनी में हमें प्रामाणिकता देनी पड़ेगी, इसमें प्रामाणिकता देनी नहीं पड़ेगी। अब आपने जब ये लिखा तो एक शानदार पॉइंट आपको लिख के आना है, वो पूछे अथवा ना पूछे, एक उसका यहाँ पर उदाहरण आपको लिख के आना है, साथ में उसका लेखक लिख के आना है। कलम का सिपाही किसने लिखा है, अमृत लाल ने लिखा है, कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखा है, सॉरी, ठीक है ना। तो कलम का सिपाही किसने लिखा है भाई, अमृत राय ने लिखा है। जबकि मेरी असफलताएं किसने लिखा है, बाबू गुलाब राय ने लिखा है। तो मेरी असफलताएं हैं क्या, आत्मकथा, कलम का सिपाही क्या है, जीवनी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपके लिए प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, वेरी वेरी मोस्ट है भैया, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, मोस्ट है कि संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर बता दीजिए। संस्मरण और रेखा चित्र में क्या अंतर है, जानते हैं संस्मरण और रेखा चित्र में क्या अंतर है ना, समझते हैं इसको। अब संस्मरण में अनुभूतियों का स्मृति के आधार पर चित्रण होता है, संस्मरण में अनुभूतियों का स्मृति के आधार पर चित्रण होता है, ठीक है ना। हमें जो अनुभूतियां, जो हमारी मार्मिक दशाएं हैं, है ना, स्मृति में कितनी फिक्स हैं उसके आधार पर वर्णन होता है ये, ठीक है, आधार बनाया उसको हमने, बेस बनाया है। रेखा चित्र में सांख्यिकता के आधार पर चित्रण किया जाता है, रेखा चित्र में सांख्यिकता होती है, क्या होती है, सांख्यिकता होती है, संकेत मात्र रहते हैं उसमें, ठीक। संस्मरण में लेखक तटस्थ नहीं रहता, उसमें आत्मीयता एवं व्यक्तिपरकता का तत्व होता है। तो संस्मरण में लेखक तटस्थ नहीं रहता, ठीक है, संस्मरण में लेखक तटस्थ नहीं रहता, जबकि रेखा चित्र में लेखक पूर्णतः तटस्थ रहता है, रेखा चित्र में लेखक पूर्णतः तटस्थ रहता है, ठीक है। संस्मरण अमिधा मूलक होता है, संस्मरण कैसा होता है, अमिधा मूलक, और रेखा चित्र सांकेतिक एवं व्यंजक होता है, कैसा होता है, सांकेतिक एवं व्यंजक होता है। इसमें आपको हाईएस्ट 2 से 3 पॉइंट पूछे जाएंगे, तो आप ऐसा करिए, इन पॉइंटों को बढ़ा के मत लिखिए, आप दोनों पॉइंट को एक ही कर लीजिए, जिससे आपको क्या है, लिखने में आसानी होगी और चीज़ें याद भी रहेंगी। संस्मरण अमिधा मूलक होता है और इसमें विवरण प्रधान होते हैं, इसमें क्या होते हैं, विवरण प्रधान, ऐसा कर लीजिए आप। रेखा चित्र सांकेतिक एवं व्यंजक होते हैं, जबकि यह सजीव होते हैं,
रेखा चित्र कैसे होते हैं भाई? सजीव घटनाएं इसमें रहती हैं, सजीव बातें बताई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए रेखा चित्र आपको उदाहरण देके बताना है। तो रेखा चित्र में संस्मरण में या रेखा चित्र में क्या लिखना है आपको? उपेंद्र नाथ अश्क ने लिखी है ज्यादा अपनी कम पराई। ये पढ़ के आए हम पीछे, ध्यान दीजिए, है ना। उपेंद्र नाथ अश्क ने क्या लिखी है? ज्यादा अपनी कम पढ़ाई, है ना, कम पराई। और तो उपेंद्र नाथ अश्क की क्या है भैया? ज्यादा अपनी कम पराई। अपनी ज्यादा है, पराई क्या है? कम है। जबकि श्री राम शर्मा जी द्वारा लिखी गई है गौरा। श्री राम शर्मा जी द्वारा क्या लिखी गई है? गौरा। ठीक है, तो आपको ये बताना है, इंपॉर्टेंट है ना। रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर वेरी वेरी मोस्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। रिपोर्तार्ज क्या है? इसकी प्रमुख रिपोर्तार्ज लेखकों के नाम, उनकी रचना शैली लिखिए। रिपोर्तार्ज की विशेषताएं बताइए, है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, रिपोर्तार्ज क्या है? रिपोर्तार्ज क्या है? चलिए, किसी घटना की वास्तविक वर्णन या विवरण, जैसा कि आपने पढ़ा है रिपोर्तार्ज, है ना, रिपोर्ट, रिपोर्तार्ज। ठीक है, इसके बारे में हमको जानना है। समझिए इस शब्द को जरा, रिपोर्तार्ज। रिपोर्ट के बारे में आपको यहां पर बताना है, पत्र से संबंधित चीजें यहां पर बतानी है। तो किसी घटना के वास्तविक वर्णन या विवरण को सूचनात्मक या तथ्यात्मक होते हैं। कोई घटना है, आपको या तो उसकी सूचना मिली या फिर उसको तथ्य मिले। आपको कुछ ना कुछ पढ़ने को हमें पेपर में मिल जाता है, सूचनाएं मिल जाती हैं, न्यूज़ के द्वारा खबरें फैल जाती हैं। ठीक है, तथा साहित्य से भी संबंधित रहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रिपोर्तार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रिपोर्तार्ज कहते हैं। ध्यान दीजिए, शानदार परिभाषा है। मैं वन टाइम फिर से रिपीट कर रहा हूं कि किसी घटना के वास्तविक वर्णन या विवरण को जो सूचनात्मक तथा तथ्यात्मक होते हैं, सूचनात्मक या तथ्यात्मक होते हैं, है ना, और इनमें साहित्य से भी, ये क्या होते हैं? साहित्य से भी संबंधित रहते हैं। क्या कहलाते हैं? रिपोर्तार्ज कहलाते हैं। ठीक है, इनकी विशेषताएं देखिए जरा क्या है। वास्तविक घटना का वर्णन, बहुत शानदार बात कही है। रिपोर्तार्ज में क्या होता है? वास्तविक घटना का वर्णन होता है, ठीक ना। सूक्ष्म निरीक्षण, है ना, मतलब ज्यादा निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा खोजबीन की आवश्यकता नहीं, हमें खबरें मिली जाती हैं। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, है ना, क्या रखा जाता है इसमें? मनोवैज्ञानिक विश्लेषण रखा जाता है। उनके बारे में सोच विचार किया जाता है कुछ वैज्ञानिक तरीके से, ढंग से, कि ऐसा इनके साथ हुआ होगा, इसलिए इनके साथ ऐसी घटना हो गई। ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, इसमें बात कहेंगे आप। तो ये तीनों पॉइंट यहां पर याद रखेंगे, आपको अलग से भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान दीजिए। अब इनके लेखक कौन है? तो भगवत शरण उपाध्याय हैं, खून के छींटे। देखिए, कोई घटना के बारे में अगर बात की जाए तो वहां पर क्या बताएंगे आप? खून के छींटे। ठीक है, याद हो जाएगा आसानी से। शमशेर बहादुर सिंह, प्लाट का मोर्चा। क्या कहा है उन्होंने? प्लाट का मोर्चा। ये किसने कहा है? शमशेर बहादुर ने कहा है। ठीक है ना, तो ये कहा है आपको प्लाट का मोर्चा। ये आपका क्या था? रिपोर्तार्ज था। रिपोर्तार्ज, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये भी। यात्रा साहित्य या यात्रा वृत्तांत, इसके बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, है ना, यात्रा साहित्य या यात्रा वृत्तांत से आप क्या समझते हैं? इनके प्रमुख लेखकों के नाम और उनकी रचनाएं सहित लिखिए। ठीक, चलिए, यात्रा साहित्य वह साहित्य है जिसमें व्यक्तियों या समस्याओं का अंकन तथा किसी स्थान का आंचलिक वर्णन होता है। यात्रा साहित्य, यात्रा करके वर्णन करना। कोई व्यक्ति कर सकता है, कोई वस्तु के बारे में बात कही जा सकती है, ठीक है, किसी क्षेत्र के बारे में बात कही जा सकती है। यात्रा साहित्य, बस बात करते समय, बताते समय, वर्णन करते समय उसमें साहित्य का ध्यान रखा जाए तो वो घटना बन जाती है यात्रा साहित्य। ठीक है, तो क्या कहा है इसमें? यात्रा साहित्य वह साहित्य है जिसमें व्यक्तियों या समस्याओं का अंकन तथा किसी स्थान का आंचलिक क्षेत्र का वर्णन होता है। किसी स्थान के आंचलिक क्षेत्र का क्या होता है? इसमें वर्णन होता है। जैसे कि कन्हैया लाल मिश्र, हमारी जापान यात्रा। क्या शानदार रचना लिखी गई है यहाँ पर आपके लिए, जापान यात्रा। तो यात्रा साहित्य, यात्रा साहित्य की रचना क्या है? खुद यात्रा करना है आपको, जापान यात्रा। एक और देखिए, रामधारी सिंह दिनकर, देश विदेश। क्वेश्चन है ना, उससे संबंधित रचनाएं भी हैं। जापान यात्रा और देश विदेश, घूमने का ही काम है ना, रचनाएं भी घूम रही हैं। देखिए जरा, देश विदेश घूम रही हैं और एक जापान घूम रही है, तो ये दो रचनाएं भी आपको याद हो गई। ठीक है, यात्रा साहित्य आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हिंदी में पत्र साहित्य का विकास कब से कब तक माना जाता है? देखिए आंसर इसका, हिंदी में पत्र साहित्य का विकास आरंभ द्विवेदी युग से हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जा सकता है कौन से युग से पत्र साहित्य का विकास हुआ भाई? द्विवेदी युग से। सन 1904 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में विकास हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती के पात्रों के प्रकाशन में,
तो स्वामी दयानंद इसके संपादक प्रकाशक थे। 1904 में विकास हुआ था और द्विवेदी युग में हुआ था। हिंदी में पत्र साहित्य का, ध्यान देंगे, हिंदी में पत्र का विकास, हिंदी में पत्र का विकास। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। शुक्ल युग के निबंधकारों के नाम और उनकी रचनाएं। चलिए देखते हैं जरा। तो शुक्ल युग के निबंधकार और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। शुक्ल युग के निबंधकार रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनके नाम में ही शुक्ल लगा हुआ है। ध्यान दिया आपने, याद करने के लिए बता रहा हूं, इनके नाम में क्या लगा हुआ है, शुक्ल लगा हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की क्या है, चिंतामणि है ना। तो निबंध क्या है इनका, चिंतामणि। माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी साहित्य देवता, क्या कहा है, साहित्य देवता। अच्छा, एक रचना अगर आपको याद आ रही हो, पिछली वीडियो में मैंने उसको बताया था, गुनाहों का देवता। तो गुनाहों का देवता किसकी रचना है, कमेंट करके बताइए जल्दी। ठीक है, सिया रामशरण गुप्त, झूठ और सच, झूठ और सच। ठीक है, तो ये हैं आपके निबंधकार। अगला आता है शुक्लोत्तर युगीन निबंधकारों के नाम और उनकी रचनाएं। शुक्लोत्तर युग निबंधकार कौन कौन है, देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये बड़े शानदार कवि हैं आपके, बहुत अच्छे लेखक हैं, सॉरी कवि नहीं लेखक हैं, और निबंधकार भी बहुत जबरदस्त हैं, इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं। अशोक के फूल है ना, अशोक के फूल, विचार और वितर्क, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र, तो डॉक्टर नागेंद्र क्या लिखा है, आलोचक की आस्था, आलोचक की आस्था। विद्यानिवास मिश्र, तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी, ये सभी को याद रह जाएगी। आपने इसके लिए एक सुना होगा, इसकी पूरी लाइन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकि अंग अंगबास समानी। ठीक है, इस तरह आपको ये याद रह जाएगा। तो विद्यानिवास जी जो मिश्र जी हैं हमारे, ये शुक्लोत्तर युगीन निबंधकार हैं, ये सभी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो इससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर थे मैंने आपको जो मोस्ट थे वो सभी बता दिए हैं, पढ़ा दिए हैं। आपको सभी को क्या रखना है, ये याद रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है ना। आपको इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना है, जिससे क्या हो जाएगा, आपका जो बोर्ड एग्जाम है यहाँ से आपको क्वेश्चन बनने वाले हैं, और जब यहाँ से आपको क्वेश्चन बन जाएंगे तो आप आसानी से उसको क्या करके आओगे, लिख के आओगे। इसलिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को बार बार देखना है, समझना है इन आंसर्स को, और अपने मित्रों को ये वीडियो शेयर करना है, जिससे कुछ हद तक भी उनका जो फ़ायदा हो सके वह हो जाएगा, है ना। इसलिए वो आपका क्या करेंगे, गुणगान करेंगे आसानी से। बात समझ रहे हैं। तो आपको अगली वीडियो में भी ऐसी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम लेकर आने वाले हैं। सभी वीडियो को देखें, लाइक करें, है ना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें। आपको बड़ी फायदेमंद चीज़ें आपके पेपर तक यहाँ पर देखने मिलेंगी। ठीक है ना। सभी को जय हिंद, जय भारत।